हेलो एवरीवन। नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। इस वीडियो में हम समझेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं हम सेंट्रलाइजेशन के मीनिंग को समझकर। सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। केंद्रीकरण का अर्थ होता है अथॉरिटी और निर्णय लेने की शक्ति का किसी भी संगठन या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के टॉप लेवल या उच्च स्तर पर केंद्रित होना। सेंट्रलाइजेशन में सभी डिसीजंस टॉप लेवल द्वारा लिए जाते हैं। There exists more than one level within an organization and that decisions are made only by the highest level. एक organization में कई सारे levels exist करते हैं। अगर आपने हायरार्की वाली वीडियो देखी हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को बेटर वे में समझ पाएंगे। And decisions are made only by the highest level. एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं और केंद्रीकरण में क्या होता है, जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो जो हाईएस्ट लेवल होता है उनके द्वारा लिए जाते हैं। According to Allen, centralization is systematic and consistent reservation of authority at central points in the organizations. एलन का भी यही मानना है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब अथॉरिटी सेंटर के पास रिजर्व या कॉन्सेंट्रेटेड होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो सेंट्रलाइजेशन के बारे में हम कह सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन में पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। जो सेंटर होता है, टॉप लेवल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, पावर वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। रीजनल यूनिट्स फॉलो द कमांड। रीजनल यूनिट्स जो होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो सिर्फ कमांड को फॉलो करती हैं एंड जो डिसीजन मेकिंग होती है इट रिसाइड्स विद द सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी यूनिट्स हैं पूरे इंडिया में, तो सभी डिसीजंस मेन ऑफिस द्वारा लिए जाएंगे और जो रीजनल या क्षेत्रीय यूनिट्स होंगी उनको बस कमांड फॉलो करनी है। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो सेंट्रलाइजेशन के तहत सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि सारी अथॉरिटी उनके पास होगी और स्टेट्स को सिर्फ उनकी कमांड को फॉलो करना है। तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। सेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के कई फायदे हैं, कई एडवांटेजेस हैं, और इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे ऑर्गेनाइजेशन में एकाग्रता आती है, क्योंकि एक जैसी पॉलिसीज, एक जैसे मेथड्स, एक जैसी टेक्निक्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो की जाती हैं। इट ऑल्सो ब्रिंग्स ईज इन टेकिंग डिसीजंस। डिसीजंस जो है वो इजीली लिए जा सकते हैं, क्योंकि पावर जो है वो कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड है, कुछ ही लोगों के पास है, अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड नहीं है। तो डिसीजंस जो है वो इजीली लिए जा सकते हैं और फास्टर वे में भी लिए जाते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। Next advantage of centralization is that there is effective control of top executive. जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका कंट्रोल बेहतर होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, और इससे उनकी लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप होती हैं। वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इफेक्टिवली या असरदार तरीके से चला सकते हैं। इट ऑल्सो इंश्योर्स इजी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन या समन्वय बिठाना आसान हो जाता है सेंट्रलाइजेशन से, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं या क्षेत्रीय यूनिट्स होती हैं, इसके निर्णय या डिसीजंस एक सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा लिए जाते हैं, तो हर ब्रांच में एक जैसे रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं। सेंट्रलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है लेस पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कम होता है, क्योंकि डिसीजन लेने की यानी कि निर्णय लेने की जो पावर है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, और इससे डिक्टेटरशिप भी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, तानाशाही आ जाती है। अगर जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है वो उस अथॉरिटी का अब्यूज करे तो तब तानाशाही आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन से अननेसेसरी डिले भी होता है। डिले कैसे होता है? As the subordinates at the lower level have to depend upon the superiors for taking even the minor decisions, the work in the organization suffers unnecessary delay.
लोअर लेवल से रिलेटेड या रीजनल यूनिट से रिलेटेड छोटे से छोटे डिसीजंस भी सुपीरियर्स द्वारा लिए जाते हैं जो टॉप लेवल पे बैठे हैं। तो इससे क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स को डिपेंड होना पड़ता है सुपीरियर्स पर, और इससे कार्य में डिले आता है। डिसीजंस क्योंकि लेट लिए जाते हैं तो इससे कार्य में बहुत ज्यादा अननेसेसरी डिले आता है। देयर आर ऑल्सो चांसेस ऑफ रॉन्ग डिसीजंस रिगार्डिंग रीजनल यूनिट्स और ब्रांचेस। ऐसा भी हो सकता है कि रीजनल यूनिट्स या ब्रांचेस से रिलेटेड लिए गए जो डिसीजंस हैं वो रॉन्ग प्रूव हो या गलत हो, क्योंकि रीजनल यूनिट्स को तो कंसल्ट ही नहीं किया गया, उनको कंसल्ट नहीं किया गया है। टॉप लेवल ने अपने हिसाब से डिसीजन लिया है जो कि हर समय सही नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशंस है, वो तो रीजनल यूनिट को ही बेटर वे में पता होती है, ना कि सेंट्रल सिस्टम को। इससे गलत पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। सेंट्रलाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन में रेड टेपिज्म भी आ सकता है। रेड टेपिज्म को हिंदी में कहते हैं लाल फीताशाही। डिसीजन मेकिंग तो क्विक होती है सेंट्रलाइजेशन में, बट डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग सकता है, क्योंकि सेंटर में भी ओवरबर्डन्ड विद वर्क। जो सेंट्रल अथॉरिटी है उनके पास कार्य का बोझ हो सकता है, जिससे इम्प्लीमेंट करने में कार्य को टाइम लग रहा है, और उससे लाल फीताशाही आती है, रेड टेपिज्म आता है। It also decreases motivation and morale of employees. ये तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, मोटिवेशन एंड मोरल तो एम्प्लॉयज का कम होगा ही, क्योंकि पार्टिसिपेशन करने का मौका ही नहीं मिल रहा एक ऑर्गेनाइजेशन में। ना वो डिसीजंस ले पा रहे हैं, ना उनके पास अथॉरिटी है जो लोअर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्य कर रहे हैं। तो इनिशिएटिव टू टेक डिसीजंस इज किल्ड एट द लोअर लेवल एज सबऑर्डिनेट्स डू नॉट गेट अ चांस टू टेक डिसीजंस। पहल करने की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है लोअर लेवल पे, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स को चांस ही नहीं मिलता डिसीजंस लेने का। ये डिसएडवांटेजेस होती है सेंट्रलाइजेशन की। अब हम आ जाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पर। डिसेंट्रलाइजेशन डिनोट्स डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी अमंग अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल और यूनिट्स। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब अथॉरिटी अलग इंडिविजुअल्स या यूनिट्स में वितरित या डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में रीजनल ऑफिसर्स हैव डिसीजन मेकिंग पावर्स। इसमें रीजनल ऑफिसर्स के पास डिसीजन मेकिंग पावर्स भी होती हैं। एंड द अंडरलाइंग आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट conditions, circumstances, and needs and aspirations of people vary in different areas. So decentralized system could cater to needs and aspirations of people of specific area. डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे आइडिया ये है कि लोगों के हालात, उनकी जरूरतें डिफरेंट जगहों पर अलग अलग होती हैं, तो विकेंद्रीकरण उन लोगों की जरूरतों के मुताबिक होता है। Henry Fayol states that everything that goes on to increase the role of subordinate is decentralization and everything that goes to reduce it is centralization. यहाँ ये कहना चाह रहे हैं फेयोल कि अगर सबऑर्डिनेट का रोल ज्यादा है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां डिसेंट्रलाइजेशन होती है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर सबऑर्डिनेट का रोल कम है तो वहां सेंट्रलाइजेशन होती है। According to Allen, decentralization refers to the systematic effort to delegate to lowest levels all authority except that which can only be exercised at central points. यहाँ एलन बताना चाह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है एक ऐसा प्रयास जिसके द्वारा लोअर लेवल को सारी अथॉरिटी दे दी जाती है, उस अथॉरिटी के अलावा जो सिर्फ सेंटर या केंद्र द्वारा एक्सरसाइज की जाती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में रीजनल यूनिट्स के पास भी डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं, और कुछ जरूरी मैटर्स सेंट्रल ऑफिस अपने पास भी रखता है, जैसे स्टाफ कितना रखना है, सेल्स प्रमोशन, ये सब रीजनल यूनिट्स डिसाइड करेंगी। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड डिसीजंस, जैसे कि नया ब्रांच कहाँ सेट करना है, ये सेंटर ऑफिस डिसाइड करेगा। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं। वैसे तो सेंट्रलाइजेशन के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ही डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस होते हैं, पर इसके अलावा भी कुछ और एडवांटेजेस हैं। इट इंश्योर्स मोर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। अब सेंट्रलाइजेशन का एक डिसएडवांटेज ये था कि लोगों का इसमें लेस पार्टिसिपेशन था, तो डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज ये है कि इसमें मोर पार्टिसिपेशन होता है लोगों का, काफी सारे लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि यहाँ पे रीजनल यूनिट्स के पास भी डिसीजन मेकिंग पावर है, तो ये डेमोक्रेटिक है इन नेचर। इट्स इजियर टू टेक डिसीजंस एट द रीजनल, लोकल एंड
लोअर लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे आसान हो जाता है डिसीजन लेना, क्योंकि इसमें ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया जा सकता है। It also curbs the problem of red tapeism and delay in executing decisions at the lower level. हमने डिस्कस किया था ना कि कैसे रेड टेपिज्म आता है अगर ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन हो, क्योंकि एग्जीक्यूशन करने में डिसीजन का बहुत टाइम लग जाता है। तो ये जो एस्पेक्ट है इसको रिमूव किया जा सकता है थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। Another advantage of decentralization is that it increases motivation and morale at the lower level. देखिए centralization का disadvantage ये था कि उसमें मोटिवेशन एंड मोरल जो है लोअर लेवल पे वो लेस हो जाता है, क्योंकि जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज है उनको डिसीजंस लेने की पावर नहीं होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में उनके पास प्रॉपर अथॉरिटी होती है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिससे उनको मोटिवेशन मिलता है, उनका मोरल हाई होता है। तो decentralization increases motivation and morale. It is also better for bigger organization. जो बिगर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिनकी ब्रांचेस ऑल अक्रॉस द कंट्री स्प्रेड होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन बेटर रहता है, क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी के लिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में डिसेंट्रलाइजेशन बेटर रहती है, क्योंकि उसमें ब्रांचेस जो होती हैं, डिविजन्स होती हैं, उनके पास भी पावर होती है, अथॉरिटी होती है टू टेक डिसीजंस। डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो इंश्योर्स बेटर कम्युनिकेशन। इसमें कम्युनिकेशन भी बेटर होता है, बिकॉज डिसीजंस आर मेड एट अ प्लेस वेयर पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड। क्योंकि डिसीजंस वहीं लिए जा रहे हैं जहां पर पॉलिसीज को, स्कीम्स को और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना है। Another advantage of decentralization is that it brings efficiency among the lower tier employees, क्योंकि उन्हें decisions लेने पड़ते हैं different situations में, उनको authority दी जाती है, वो new skills learn करते हैं, जिससे उनमें efficiency आती है। So these were the advantages of decentralization. डिसेंट्रलाइजेशन के भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है दैट इट थ्रेटन्स ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन। डिसेंट्रलाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन की एकाग्रता या यूनिटी को खतरा हो जाता है अगर लोकल यूनिट्स इंडिपेंडेंट होकर काम करने लगे। तो कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो थोड़ी सी पावर आने पर हो सकता है कि लोकल डिविजन्स मेन सेंटर ऑफिस की कमांड ही ना सुने और अपने हिसाब से चलती रहे। फिर आता है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एट द लोअर लेवल। लोअर लेवल पे अथॉरिटी का मिसयूज हो सकता है। इसका छोटा सा एग्जांपल ये है कि रीजनल यूनिट्स के ऑफिशियल्स स्टाफ की अपॉइंटमेंट करते टाइम अपने फेवरेट्स को, रिलेटिव्स को या किसी नोन को अपॉइंट कर दें उस पोस्ट पर, क्योंकि उनके पास अब अथॉरिटी है नियुक्ति की। तो ऐसे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी हो सकता है। Another disadvantage is that decentralization is expensive. Decentralization expensive होती है in comparison to centralization because each division or regional unit requires employment of trained personnel. डिसेंट्रलाइजेशन में एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत पड़ती है जो डिफरेंट फंक्शंस में एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे परचेजिंग, पर्सनल, मार्केटिंग एटसेट्रा, क्योंकि अब ये फंक्शंस रीजनल यूनिट्स या ब्रांचेस को ही परफॉर्म करने हैं, क्योंकि उनके पास अब अथॉरिटी है। सो दिस इज द रीजन व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का एक और डिसएडवांटेज ये होता है दैट इट रिजल्ट्स इन डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस लेवल्स, because different procedures may be followed in different divisions who have been given independent authority. Decentralization में different divisions में different procedures follow किए जाते हैं, क्योंकि ये procedures इन्हीं divisions द्वारा set किए गए हैं, क्योंकि इनके पास authority होती है, independent authority होती है इन procedures को set करने की। Different divisions के लिए मुश्किल हो सकता है आपस में coordination establish करना, बिकॉज सभी के अब अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, सभी अलग अलग डिफरेंट रूल्स को फॉलो कर रही हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है डिसेंट्रलाइजेशन में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड डिस्कस करेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।